हिंदुस्तान के एक एक गरीब आदमी को मुफ्त में 15-20 लाख रुपए भी मिल जाए। नरेंद्र मोदी जी की ये बात 11 साल पहले की है। इसी तरह के जुमले बोल करके मोदी जी प्रधानमंत्री बन गए। लेकिन अगर आपको आज भी प्रधानमंत्री मोदी पर यकीन है तो आप खुश हो सकते हैं। वो जो 11 साल पहले आपके खाते में आने वाली रकम 15 लाख थी, वो आपके खाते में अभी तक बेशक नहीं आई, लेकिन वो रकम बहुत बढ़ गई है, काफी बढ़ गई है, 3 गुना लगभग। यानी मोदी जी अब अगर अपना 11 साल पुराना वो वादा पूरा करें तो उनके भक्तगणों के खाते में 3 गुनी रकम यानी 45 लाख रुपए भी आ सकते हैं। क्योंकि मोदी जी के राज में 2024 में देश का काला धन 300% बढ़ गया है। मोदी जी के जिन भक्तों और जिन लोगों को नरेंद्र मोदी के जुमलों पर यकीन है, उनके लिए तो शायद ये खुशखबरी ही हो, लेकिन बाकी पूरे देश के लिए ये काफी चौंकाने वाली बात है और शर्मनाक बात भी है। और अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि ये बात सीधे सीधे हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कटघरे में खड़ा करती है। नमस्कार, मैं हूं विजय, आप देख रहे हैं एक्सक्लूसिव खबर। आज के दौर में जो सच है वही एक्सक्लूसिव है। आज का सच ये है कि काला धन समाप्त करने, विदेशों में जमा काला धन वापस लाने, नोटबंदी और जीएसटी जैसे कानून लागू करके काले धन पर लगाम लगाने का जो प्रधानमंत्री का वादा था, जो सपना दिखाया था उन्होंने, वो हर वादा, हर सपना अब तक झूठा साबित हुआ है। और एक नहीं, बार बार झूठा साबित हुआ है। काले धन पर हम आपको पिछले 11 साल का पूरा कच्चा चिट्ठा बताएंगे, जिसकी शुरुआत स्विस बैंक के बिल्कुल ताजा आंकड़ों के साथ करते हैं। स्विट्जरलैंड के बैंकों में जमा भारतीयों का धन 2024 में 3 गुना से ज्यादा बढ़कर 3.5 अरब स्विस फ्रैंक हो गया है। अब इसको रुपए में जोड़े तो ये करीब 37,600 करोड़ रुपए की रकम बनती है। और ये रकम, ये जो आंकड़ा है, वो किसी विपक्षी नेता का आरोप नहीं है, बल्कि एक आधिकारिक आंकड़ा है। स्विस नेशनल बैंक को उनके देश के तमाम जो बैंक हैं, उनकी शाखाओं में जमा भारतीयों की जो रकम है, उस सबको मिला करके जो आधिकारिक आंकड़े मिले हैं स्विस नेशनल बैंक को, वो ऑफिशियल रकम है ये 37,600 करोड़। देश में काला धन बढ़ने का ये आंकड़ा उस दौर में सामने आया है जब अपने ऐसे ही जुमलों के बूते मोदी जी लगातार तीसरी बार सत्ता में है। और दूसरी तरफ देश में आम आदमी के सामने रोजगार और 2 जून की रोटी की चुनौती और संकट चरम पर है। ये जो 37,600 करोड़ की रकम है, उसमें कंपनियों, बैंकों और धन्ना सेठों की निजी दौलत शामिल है। निजी तौर पर धन्ना सेठों की काली कमाई में भी 11% का इजाफा हुआ है। ये कुल जमा रकम का 10वां हिस्सा है। 2014 में प्रधानमंत्री मोदी के सत्ता में आने के लिए काला धन और 15 लाख खाते में आने वाली जो बात थी, उससे सबसे ज्यादा माहौल बना था और वो बातें सबसे ज्यादा निर्णायक साबित हुई थी। 2014 में सत्ता में आते ही मोदी जी ने काले धन पर एसआईटी भी बनाई। देश से वादा किया था ना उन्होंने, लेकिन उस एसआईटी का हासिल क्या हुआ, ये देश को आज दिन तक भी नहीं मालूम। बीच बीच में जो मालूम चलता रहा वो ये कि हर दूसरे साल विदेशों में जमा काला धन बढ़ता ही जा रहा है, जिसे 2014 में चुनाव से पहले नरेंद्र मोदी काला धन कहते थे और वापस लाने की कस्में खाते थे। प्रधानमंत्री बनते ही 2 नवंबर 2014 को रेडियो पर अपने मन की बात में मोदी जी ने अपने मन से ही काले धन पर अपना वादा दोहराया था। हालांकि तब तक वो प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठ चुके थे, इसलिए एक बात उन्होंने पूरी ईमानदारी के साथ देश के सामने कबूल कर ली थी। कांग्रेस की यूपीए सरकार पर काला धन का आरोप जड़ने वाले मोदी जी ने बड़ी मासूमियत से ये कबूल किया था कि काला धन के बारे में कोई जानकारी ना उनकी सरकार के पास है और ना ही कांग्रेस सरकार के पास थी। तो फिर काले धन का हंगामा खड़ा किस लिए किया गया था? ये सवाल 2014 में नहीं तो 2025 में से ही देश को पूछने का हक है, क्योंकि अब तो मोदी जी के राज में इस रकम में 3 गुना यानी 300% की बढ़ोतरी भी हो चुकी है। और स्विस बैंक का एक आंकड़ा भी सामने है।
2014 में प्रधानमंत्री बनने के बाद काले धन पर मोदी जी का वो कबूलनामा आप भी जरूर सुनिए, ताकि अब जब वो प्रचार के लिए आपके बीच पहुंचे तो आप उनकी बातों को और स्विस बैंक के आंकड़ों को सामने रख करके चीजों को समझ सकें और अपने अभिभावक प्रधानमंत्री से उनकी गलत बयानी पर सवाल तो कर सकें, उनकी जवाबदेही तो तय कर सकें। बेशक मोदी जी जवाब दें या ना दें, लेकिन सुनिए मोदी जी के मन की बात। एक बात कि और मैं देशवासियों को, और मैं सच में मन से कहना चाहता हूँ, मेरे मन की बात है और मुझे विश्वास है देशवासियों के मेरे शब्दों पर भरोसा है, मेरे इरादों पर भरोसा है। लेकिन आज मैं फिर एक बार उसको अपनी तरफ से दोहराना चाहता हूँ। जहाँ तक काले धन का सवाल है, ब्लैक मनी का सवाल है, मेरे देशवासी आपके इस प्रधान सेवक पे आप भरोसा कीजिए। मेरे लिए ये आर्टिकल ऑफ फेथ है। भारत के गरीब का पैसा जो बाहर गया है वो पाई पाई वापस आनी चाहिए। ये मेरा कमिटमेंट है। रास्ते क्या हो, पद्धति क्या हो, उसके विषय में मतभिन्नता हो सकती है और लोकतंत्र में स्वाभाविक है। लेकिन मेरे देशवासी, मुझे जितनी समझ है और मेरे पास जितनी जानकारी है, उसके आधार पर मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि हम सही रास्ते पर हैं। आज तो किसी को पता नहीं है, न मुझे पता है, न सरकार को पता है, न आपको पता है, न पहले वाली सरकार को भी पता था कि कितना धन बाहर है। हर कोई अपने अपने तरीके से अलग अलग आंकड़े बताते रहते हैं। मैं उन आंकड़ों में उलझना नहीं चाहता हूं। मेरी प्रतिबद्धता ये है, 2 रुपया है, 5 रुपया है, करोड़ है, अरब है कि खरब है, जो भी है, ये देश के गरीबों का पैसा है, वापस आना चाहिए। अब ये बात आप खुद ही तय कीजिए कि 2014 के लोकसभा चुनाव के दौरान धन काला था या मन काला था। हम आपको ऐसा ही एक और मासूमियत भरा कबूलनामा सुनवाते हैं। वो कबूलनामा भी 10 साल पुराना है, जो मोदी जी के स्वयं भी चुनावी चाणक्य अमित शाह ने किया था, क्योंकि तब तक जनता 15 लाख रुपए की आस लगाए बैठी थी। मोदी जी की भारतीय जनता पार्टी के हक में जनता वोट भी कर चुकी थी और सत्ता उनके कब्जे में आ चुकी थी। अमित शाह ने अपने ही आका और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वो झूठ एबीपी न्यूज चैनल के एक इंटरव्यू में सबके सामने बताया था। हमें लगता है कि मौके और दस्तूर के लिहाज से आज आपको उस बयान को भी याद कर लेना चाहिए। इसलिए हम आभार के साथ एबीपी न्यूज के उस इंटरव्यू का एक बहुत छोटा सा हिस्सा हम दिखा रहे हैं आप, ताकि आपको बात याद आ जाए। 15 लाख रुपए अकाउंट में क्यों नहीं आ रहे? देखिए, ये जुमला है। किसी के अकाउंट में 15 लाख रुपया कभी नहीं जाता, वो उनको भी मालूम है और आपको भी मालूम है, देश की जनता को भी मालूम है। किसी को कैश कभी नहीं दिया जाता, वो सबको मालूम है। ये भाषण देने का एक तरीका है, एक जुमला है। अगर किसी ने ये मान के वोट दे दिया कि मेरे अकाउंट में तो 15 लाख आ रहे हैं, जैसा वो कह रहे हैं, ऐसा कोई नहीं मानना चाहिए। आप बताइए ना, आप मानते हैं? नहीं, मैं तो ये मानता हूँ कि ये चुनावी भाषण में वजन डालने के लिए बोली गई हुई बात है। यानी सच ये है कि बैंक खातों में 15 लाख आने की बात हो या काले धन पर नकेल कसने की बात हो, मोदी जी का सच 10 साल पहले ही बेपर्दा हो चुका है। अब साल 2016 में नोटबंदी का सच भी सबके सामने है। 8 नवंबर 2016, ये तारीख भूलने वाली तारीख नहीं है और मुझे तो बिल्कुल नहीं भूल सकती। जो भी लोग उस समय न्यूज चैनल में काम करते होंगे, उन सबको ये तारीख कभी भूल नहीं सकती, क्योंकि ये मेरा ख्याल है वो समय था जब उड़ी का हमला हुआ था और उसके बाद सर्जिकल स्ट्राइक भी हुई थी, और उसके बाद का समय था नवंबर, मेरा ख्याल है सितंबर में उड़ी का अटैक हुआ था, सितंबर 2016 में, और उसके बाद पाकिस्तान के साथ एक तनातनी का माहौल चल रहा था। तो अचानक न्यूज चैनल में सूचना आती है कि आज प्रधानमंत्री मोदी
आज रात 8 बजे राष्ट्र को संबोधित करने जा रहे हैं। आज रात 8 बजे, ये कई बार आपने सुना होगा, इसको लोग हंसी मजाक में भी इस्तेमाल करते हैं। तो वो जब घोषणा हुई कि आज रात 8 बजे प्रधानमंत्री राष्ट्र के नाम संबोधन करने जा रहे हैं, तो एक सनसनी सी थी। लोग आपस में बातें कर रहे थे, हम लोग भी अंदाजा लगा रहे थे कि प्रधानमंत्री क्या करने वाले हैं, और हम लोग, एक मर्मरिंग थी सब जगह, हम लोग भी बात कर रहे थे कि कहीं ऐसा तो नहीं कि पाकिस्तान के लिए कोई बहुत ही सख्त ऐलान करने वाले हैं, कहीं युद्ध का, सीधे युद्ध की रणभेरी तो नहीं बजने जा रही रात 8 बजे, क्योंकि और कोई बात तो समझ में नहीं आ रही थी। लेकिन जब प्रधानमंत्री जी टीवी स्क्रीन पर ठीक 8 बजे नमूदार हुए और जब उन्होंने अपनी बातों का सिलसिला शुरू किया, तो थोड़ी ही देर में समझ में आ गया कि ये मामला कुछ और है। तो ये घोषणा हुई उस संबोधन में कि 500 और 1000 के नोट अब नहीं चलेंगे, लिहाजा जिसके पास भी ये वाले नोट पड़े हो वो उन्हें ले जा करके बैंकों में जमा कर सकते हैं, ताकि जो उनकी रकम है वो उनकी रह जाए। और उसके लिए समय निश्चित किया गया। उसके बाद क्या हुआ, कैसे पूरी जनता लाइनों में लगी और क्या क्या हुआ, वो सब चीजें दोहराने की जरूरत नहीं है। लेकिन जो मुख्य बात है वो ये है कि ऐसा माना जा रहा था कि जब बैंकों में जमा करने की बात आएगी तो जो जिसके पास ब्लैक मनी होगी, जो हिसाब नहीं दे पाएगा, वो पैसे तो वो जमा नहीं कर पाएगा। तो इस तरह से काले धन की छंटनी हो जाएगी और जो सफेद धन है, जो अकाउंटेड मनी है, वो बैंकों में आ जाएगी। तो उस समय जो आंकड़ा था कैश का, मतलब 500 और 1000 के नोटों से जो रकम बनती है वो 15,41,000 करोड़ का की बनती थी उस समय, जो आरबीआई का आंकड़ा है। और यही माना जा रहा था कि इसमें से बहुत बड़ा हिस्सा जो काला धन का होगा वो रह जाएगा और बाकी बैंक में आ जाएगा। लेकिन जब आरबीआई की रिपोर्ट आई तो लोग दंग रह गए। 2017-18 की वार्षिक रिपोर्ट के मुताबिक 15,41,000 करोड़ रुपए में से लगभग 15,31,000 करोड़ की नकदी बैंकों में वापस आ गई। यानी कुल जो कैश था उसका 99.3%। तो बताइए काला धन कहाँ गया? अब उस नोटबंदी के नाम पर क्या क्या हुआ, क्या क्या नहीं हुआ, ये सब चीजें बहुत बार डिस्कस हो चुकी हैं, तो छोड़िए उसको। अब आ जाइए जीएसटी पर। 2018 में जीएसटी कानून आया और उसका क्या हाल हुआ और अभी भी क्या हाल है वो सबके सामने है, बार बार आता रहता है। ये बात ठीक है कि सरकार का एक सिस्टम है, अच्छे इरादे से किया गया होगा, लेकिन उसमें इतनी दुविधाएं हैं, आज भी व्यापारी परेशान है, छोटे व्यापारी परेशान हैं। और एक और बात, जीएसटी में जिस तरह के प्रावधान हैं, जिसको कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के नाम पर बहुत प्रचार प्रसार किया गया था कि अब कारोबार करना बहुत आसान होगा, सब चीज़ें एक झटके में हो जाएंगी, कागज पत्र जो भी डॉक्यूमेंटेशन लगता है उसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी और सब बड़ा अच्छा सिस्टम बनाया जा रहा है, लेकिन सच ऐसा नहीं निकला। अभी कुछ समय पहले आपको एक घटना बहुत चर्चा में आई थी कि एक व्यापारी ने, जब वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कुछ व्यापारियों के साथ कुछ उनकी बातचीत चल रही थी, तो एक व्यापारी ने वो बन और क्रीम, उन दोनों में जो जीएसटी का फासला था उस पर कोई बात कह दी थी और अपना एक मुद्दा सामने रखा था। तो उन्होंने कैसे धमकाया था व्यापारी को, वो दृश्य सबने देखा था और उसको माफी मांगनी पड़ी थी। और इतना ही नहीं है, आज भी जीएसटी का जो झोल है उससे परेशान रहते हैं लोग। और दूसरी बात, जैसा माना जा रहा था कि अब कोई भी चीज बिना जीएसटी के नहीं बिकेगी और सरकार के खजाने में बहुत पैसे आएंगे टैक्स के रूप में, वो ठीक है कि पैसे आ रहे हैं, उसमें जो कर वसूली है वो बढ़ी है, लेकिन सच तो ये है कि वो जो नकदी का व्यापार था वो फिर से वैसा ही चलने लगा है। आज व्यापारी भी कई बार चाहता है, प्रैक्टिकल बात यही है कि आज छोटा व्यापारी या बड़ा व्यापारी वो यही चाहता है कि कुछ जीएसटी उसका बच जाए और कुछ कस्टमर का बच जाए। कस्टमर भी चाहता है। आप भी याद कीजिए कई बार जब कुछ आप खरीदने जाते हैं और सामने से जो व्यापारी है वो कहता है कि आप अगर बिल नहीं लेंगे तो आपको ये टैक्स नहीं देना पड़ेगा, तो आप भी ऐसा ले लेते होंगे। और ये प्रैक्टिकल बात है, ऐसे ही करते हैं लोग। तो उसका भी हश्र क्या हुआ वो भी सामने है। अब सवाल ये भी किया जा सकता है कि जनता तो फिर भी नरेंद्र मोदी को ही चुन रही है, और यही बात बार बार कही भी जाती है। जब विपक्ष के सवाल आते हैं, जब पत्रकारों के सवाल आते हैं, तो सत्ताधारी पार्टी की तरफ से यही जवाब आता है कि भाई अगर इतना ही सब कुछ खराब है तो मोदी जी को लोग क्यों चुन रहे हैं। तो इसका एक बहुत आसान जवाब मैं आपके सामने रख दे रहा हूं।
असल में तो मौजूदा सत्ता का बार बार जीतना ही सत्ता की पोल पट्टी समझने के लिए काफी है। चुनावी हिंदुत्व से लेकर के चुनाव आयोग तक सब जगह मोदी जी की ही तो माया चल रही है। लेकिन इन सब के साथ वो अहम बातें भी हैं जिन्हें कांग्रेस की सत्ता को हटाने के लिए तो मोदी जी ने खूब बढ़ा चढ़ा करके उछाला, लेकिन जब अपनी सत्ता आई तो उन बातों का जिक्र भी गायब हो गया। इनमें आप सबसे पहले तो घोटालों की बात याद कर लीजिए और सीएजी रिपोर्ट्स की बात को परख लीजिए। एक समय था जब मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं बने थे और कांग्रेस जो यूपीए की सरकार थी वो अपने अंतिम दिनों में चल रही थी, तब सीएजी का कितना जिक्र होता था, बल्कि यूपीए सरकार के दौरान भी। लेकिन पिछले 11 साल में आप याद कीजिए कि क्या सीएजी और सीएजी रिपोर्ट्स के बारे में आपने कभी सुना ठीक से? सीएजी रिपोर्ट्स की तो दूर, आप याद कीजिए कि सीएजी शब्द कितनी बार आपके कानों में पड़ा। खैर, आज हम काले धन की बात कर रहे हैं और उसी से जुड़े हुए सच हम रख रहे हैं, तो हम उसी पर बात करते हैं। ऐसा नहीं है कि स्विस बैंकों में जो रकम जमा होती है वो पहली बार 300% बढ़ी है, बल्कि ये तो मोदी राज में साल दर साल बढ़ रही है। बस आपकी नजरों से इसे दूर रखा जा रहा है। साल 2014 में इसमें 40% की बढ़त हो गई थी। 2020 में कोविड से पहले ये रकम पिछले 13 साल के उच्चतम स्तर पर पहुंच चुकी थी, उस समय से पिछले 13 साल। हालांकि बाद में इसमें थोड़ी गिरावट भी आई थी, लेकिन ताजा आंकड़े जो आए हैं वो साफ ही कर रहे हैं कि मोदी जी के शब्दों में जिसे 2014 में काला धन कहा जाता था, जिसको मोदी जी काला धन कहते थे कि जो स्विस बैंकों में जमा है वो काला धन है, वही काला धन मोदी जी के राज में 300% बढ़ गया है। वैसे हम आपको एक बात यहां साफ कर देना चाहते हैं कि सारी रकम जो विदेशों में जमा है वो पूरी रकम काला धन नहीं होती है। ये और बात है कि जब मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं बने थे और वो उस समय बैटिंग कर रहे थे प्रधानमंत्री बनने के लिए और उनके पक्ष में माहौल बनाया जा रहा था, तब उस सारी रकम को जो भी विदेशों में जमा है उसको काला धन ही कहा जा रहा था। तो पूरे देश में एक माहौल बनाया गया था कि बहुत सारा काला धन विदेशों में जमा है और कांग्रेस की रुचि नहीं उसको लाने में, जबकि विदेशों में संस्थाओं, बैंकों और कारोबारियों का वो धन भी होता है जो उनके कारोबार की जरूरत के लिए विदेशों में जमा किया जाता है और वो 1 नंबर की रकम होती है। हाँ, लेकिन उसमें टैक्स चोरी का धन भी होता है, ये भी सही बात है, और इसीलिए उसको काला धन कहा जाता है। और इसीलिए प्रधानमंत्री मोदी से सवाल है कि काले धन पर एक नहीं, उनकी तमाम बातें झूठी क्यों साबित हो चुकी हैं। अब तो मोदी जी खुद भी काले धन का जिक्र तक नहीं करते, लेकिन सत्ता में 11 साल बने रहने के बाद भी स्विस बैंक के ताजा आंकड़ों पर जांच एजेंसियों को कोई शर्मिंदगी होती है या नहीं, खुद सत्ता को कोई शर्म आती है या नहीं। इस सवाल का जवाब आप अपने आप में ढूंढिएगा। वीडियो कैसा लगा? आपको अगर कोई शिकायत है या आपको कोई सुझाव है आपके मन में, तो आप कमेंट बॉक्स में आकर के जरूर बताइए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो तो अपने लोगों के बीच में इसकी चर्चा कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।